एपिसोड 08। वह गंगू को बेवकूफ नहीं बना रहा था। भिक्षुओं को आमतौर पर सफलता मिलने के बाद गहरी अंतर्दृष्टि मिलती है। गंगू भी यह जानता था और बार बार सिर हिलाता था। ठीक है, फिर जूनियर भाई फैंग के आगे बढ़ने का इंतजार करो। फिर उसने सावधानी से पूछा, जूनियर भाई फैंग कब आगे बढ़ेगा? फैंग चेन ने कहा, मैं यायामा में सफलता पाने के लिए जा रहा हूँ। जब तक मैं दूर हूँ, मुझे उम्मीद है कि सीनियर ब्रदर गैंग 7 चोटियों के मंदिर की रक्षा कर सकते हैं। खास तौर पर मेरे गुरु की पत्नी और दादा वेंग। वे सिर्फ नश्वर हैं और मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई चोट पहुंचे। वह कोई समस्या नहीं। गंगू ने अपनी छाती थपथपाई और कहा, भाई फैंग, तुम आगे बढ़ सकते हो। जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं उन्हें कभी चोट नहीं पहुँचाने दूंगा। और संप्रदाय का ये भी नियम है कि तुम आसानी से नहीं मार सकते, और यही बात नश्वर लोगों पर भी लागू होती है। अगर कोई कुछ नहीं देखता, तो वे अधिक साहसी हो सकते हैं, लेकिन वे कुछ भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करते। ये देखकर फैंग चेन को थोड़ी राहत महसूस हुई। जाने से पहले वह क्यूमेई को सम्मान देने के लिए त्यानयांग हवेली में आया और उससे कहा कि यदि संभव हो तो वह बाहर न जाए। क्यूमेई ने स्वाभाविक रूप से सहमति में सिर हिलाया, और बूढ़े व्यक्ति ने भी वैसा ही किया। ये सब करने के बाद फैंग चेन ने 7 चोटियों को छोड़ दिया और यूजेड चोटी की ओर चल पड़ा। शब्द शिखर त्यान्यू दिव्य संप्रदाय का वास्तविक केंद्रीय क्षेत्र है। शब्दहीन शिखर की तरह इसमें आध्यात्मिक कलाकृति मंडप, दिव्य गोली मंडप, पुस्तक संग्रह मंडप आदि हैं। यायामा खेती के लिए 3 पवित्र स्थानों में से एक योजी पीक के पीछे पहाड़ में स्थित है। कई पहाड़ियों पर चढ़ने के बाद हमारे सामने एक काला पहाड़ था। पहाड़ पर आध्यात्मिक शक्ति प्रचंड है। काले बादल हमेशा घने होते हैं और हर जगह बिजली चमकती है। ये यायामा है। फैंग चेन पहाड़ की तलहटी में उतरा। यहाँ एक विस्तृत खुली जगह थी और यायामा का प्रवेश द्वार यही था। रुकना। प्रवेश द्वार पर एक युवक ने फैंग चेन का रास्ता रोक लिया। वह युवक लगभग 20 वर्ष का था, नीले और सफेद वस्त्र पहने हुए था और स्पष्टतः एक पुराना शिष्य था। उसने फैंग चेन को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखें घृणा से भरी हुई थीं। फैंग चेन ने अपनी मुठियां भींच ली और कहा, भाई, मैं एक नया शिष्य हूं और मुझे एक बार यायामा में निःशुल्क प्रवेश करने का अवसर मिला है। फिर उसने अपना शिष्य चिन्ह निकाला, जो मेंग याओ ने उसे तब दिया था जब वह उसे आगे बढ़ने में मदद करने आई थी। युवक ने अहंकारपूर्वक टोकन लिया, उस पर लापरवाही से नजर डाली और दंग रह गया। 7 चोटियां। ये सही है, फैंग चेन ने कहा। युवक को कुछ सूझा और वह ठंडे स्वर में चिल्लाया, टोकन लो और बाहर निकल जाओ। 7वीं चोटी पहले से ही एक बंजर चोटी है, अष्टांगिक पर्वत में प्रवेश करने के योग्य नहीं है। फैंग चेन ने भौहें सिकुड़ी। ये स्पष्ट था कि यह व्यक्ति उसे निशाना बना रहा था और नहीं चाहता था कि वह यायामा में प्रवेश करे। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, 7वीं चोटी भी 7 आंतरिक द्वार चोटियों में से एक है और उसे अष्टांगिक पर्वत में प्रवेश का अधिकार है। अगर मैं कहता हूं कि तुम्हारे पास यह नहीं है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास यह नहीं है। युवक ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं आज ड्यूटी पर हूं। अगर मैं कहता हूं कि तुम अंदर नहीं आ सकते, तो तुम अंदर नहीं आ सकते। फैंग चेन ने उसे घूरते हुए शांति से कहा, क्या आप लुओयुन के आदमी हैं? या यू युवानवेन के आदमी हैं? यदि संप्रदाय में कोई शक्तिशाली व्यक्ति था जिसे उसने अपमानित किया था, तो वे केवल वे 2 लोग थे। दूसरे लोग बिना किसी कारण के किसी को उसे निशाना बनाने से नहीं रोकेंगे। ये स्पष्ट था कि यह लुओयुन या यू युवानवेन द्वारा व्यवस्थित किया गया था। या हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति ने उन 2 लोगों को खुश करने के लिए जानबूझकर ऐसा किया हो। युवक के चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया और वह चिल्लाया, क्या बकवास कर रहे हो? अभी यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। यहाँ के अजीब दृश्य ने अन्य लोगों का भी ध्यान आकर्षित किया और वे सभी वहां एकत्रित हो गए। उनमें से कई फैंग चेन जैसे नए शिष्य हैं। फैंग चेन के चेहरे पर ठंडक थी और उसने शांति से कहा, तुम्हें ही बाहर निकल जाना चाहिए। तुम अधिकार के प्रतीक के रूप में मुर्गे के पंखों का उपयोग कर रहे हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम इतने शक्तिशाली हो? पुराने शिष्य के साथ क्या गलत है? क्या पुराना शिष्य जब चाहे लोगों को बाहर निकाल सकता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। नए शिष्यों ने जब ये सुना तो वे आश्चर्यचकित और क्रोधित दिखे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें पहले भी उस युवक की वजह से परेशान किया गया था। आप मुझे बदनाम कर रहे हैं। युवक का चेहरा अचानक बदल गया और वह चिल्लाया, कानून प्रवर्तन अधिकारी को आने दो। देखते हैं कि मैं तुम्हें बदनाम कर रहा हूं या नहीं।
फैंग चेन ने ठंडे स्वर में कहा, ये सही है, कानून प्रवर्तन हॉल को आने दो। मुझे अंदर आने देने से पहले उसने मुझसे एक आध्यात्मिक पत्थर ले लिया। उसने मुझे धमकी भी दी। ये सचमुच बहुत ज्यादा है। कई अन्य नए शिष्य गुस्से में उठ खड़े हुए, उसी दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए फैंग चेन में शामिल होने के लिए तैयार। ये देखकर युवक अचानक घबरा गया। नए शिष्यों का दमन, ये बहुत बड़ी बात है। इसके अतिरिक्त उसने सचमुच नए शिष्यों के लिए चीजों को कठिन बना दिया था और उन्हें अपने आत्मिक पत्थर लेने के लिए मजबूर किया था, जो जांच में खरे नहीं उतरते थे। फैंग चेन, आप। युवक का चेहरा लाल हो गया था, नसें उभर आई थीं, लेकिन वह काफी देर तक एक शब्द भी नहीं बोल सका। बाहर में जाओ, फैंग चेन ने ठंडे स्वर में कहा। मैं तुम्हारे जैसे लोगों से घृणा करता हूं जो कमजोरों को धमकाते हैं और सबसे ज्यादा ताकतवर लोगों से डरते हैं। आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद तुम साधना करने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करते और हर दिन ऐसी चोरी करते रहते हो। तुम्हारे जैसे लोग जो त्यानियु दिव्य संप्रदाय में रहते हैं, वे संप्रदाय के चूहे की गंदगी और शर्म की बात है। खूब कहा है। नए शिष्यों ने तालियां बजाईं और खुशी मनाई। वृद्ध शिष्य ने उस युवक को घृणा से देखा तथा उसके साथ संगति करने में शर्म महसूस की। युवक का चेहरा पीला और लाल हो गया। वह मुझे ठंडे और आक्रोश से घूर रहा था। वह जानता था कि वह आज लुओ युन का काम पूरा नहीं कर पाएगा। अगर चीजें हाथ से निकल गईं, तो वह मुसीबत में पड़ जाएगा। लेकिन वह फैंग चेन को जाने देने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वह केवल फैंग चेन को एक ठंडी आवाज भेज सकता था, फैंग चेन, बस रुको, मैं झोंग गुवान इसे इस तरह कभी नहीं जाने दूंगा। ये कहने के बाद वह मार्ग के लिए आगे बढ़ गया, लेकिन उसके चेहरे पर इतनी उदासी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे पानी टपकने वाला है। फैंग चेन ने उसकी ओर देखा और परवाह नहीं की। नए शिष्यों की प्रशंसा भरी निगाहों के बीच उन्होंने यायामा पर्वत पर कदम रखा। झोंग गुवान की अभिव्यक्ति अभी भी उदास थी और उसकी आंखों में गहरी हत्या की मंशा थी। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। जब तक मैं तुम्हें मार नहीं दूंगा, मैं अपने दिल से नफरत नहीं निकाल सकता। उसने दांत पीसते हुए कहा। यायामा में शिष्यों के अभ्यास के लिए 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी, जुवानहुआन। यह अफवाह है कि यायामा में अन्य बेहतर क्षेत्र भी हैं, लेकिन उनका उपयोग विशेष रूप से बुजुर्गों के स्तर से ऊपर के शक्तिशाली लोगों की खेती के लिए किया जाता है। फैंग चेन ने अभी अभी संप्रदाय में प्रवेश किया था और वह गैदरिंग स्पिरिट क्षेत्र में था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने सबसे निचले स्तर के पीले रैंक वाले क्षेत्र को चुना। 4 प्रमुख क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रवेश द्वार एक ही स्थान पर नहीं है। जब आप पीले स्तर वाले क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं, तो एक संरचना का प्रवेश द्वार होता है, जो कोहरे से ढका होता है। आप कोहरे के माध्यम से असली यायामा में प्रवेश कर सकते हैं। फैंग चेन सीधे अंदर चला गया, और जब वह कोहरे से बाहर आया, तो एक हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी ओर बढ़ी। इससे पहले कि फैंग चेन इसे अवशोषित कर पाता, इसने उसके शरीर में तेजी से छेद कर दिया। अगर इसे समय रहते परिष्कृत नहीं किया गया, तो यह उसे बहुत नुकसान पहुंचा सकता था। सौभाग्य से ये सिर्फ प्रवेश द्वार है, और फैंग चेन अभी भी इस हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा का सामना कर सकता है। फैंग चेन ने पीले स्तर वाले क्षेत्र की ओर देखा। यह एक विशाल क्षेत्र वाला एक उजाड़ पहाड़ी शिखर था। इस समय कई नए शिष्य विभिन्न स्थानों पर अकेले अभ्यास कर रहे थे। ये देखकर फैंग चेन सीधे गहराई में चला गया। उसने अच्छी तरह से अभ्यास करने के लिए एक सुनसान जगह खोजने की योजना बनाई। यह मुश्किल नहीं है, आखिरकार पीला स्तर क्षेत्र काफी बड़ा है। जल्द ही उन्हें एक छोटी पहाड़ी मिल गई जिसके चारों ओर पत्थर की दीवार थी। जब वे वहां अभ्यास करते थे, तो बहुत कम लोग उन्हें पहचान पाते थे या प्रभावित कर पाते थे। फैंग चेन जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया और उसने यूनिक्सियन गोली निकाली जो उसने 7 पीक्स असेसमेंट में जीती थी। क्लाउड इमोर्टल पिल और मेरे शरीर में तलवार दानव रक्त की शेष बूंद के साथ प्रसवोत्तर क्षेत्र में प्रवेश करना कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन ये तो बस सबसे आम सफलता है। चूंकि मेरे पास ये प्राकृतिक खजाने हैं, साथ ही स्वर्गीय दानव अस्थि और तलवार दानव शरीर भी है, इसलिए मैं अपने जादू और अपने शरीर दोनों में सफलता प्राप्त करने का प्रयास कर सकता हूँ। यदि आप भाग्यशाली हैं, तो आप अपनी मेरिडियन भी खोल सकते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, जुलिंग क्षेत्र आत्माओं को इकट्ठा करने के बारे में है। जब शरीर में आध्यात्मिक शक्ति एक निश्चित स्तर तक जमा हो जाती है, तो ये पूरे शरीर में प्रसारित हो सकती है। यदि कोई एक बार पूरे शरीर का परिभ्रमण कर ले और एक मेरिडियन खोल ले, तो वह प्रसवोत्तर क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा।
यदि यह शरीर के चारों ओर 2 बार परिभ्रमण कर ले तो इसे अर्जित क्षेत्र का दूसरा स्तर माना जाएगा। जहां तक मध्याह्न रेखाओं का सवाल है, एक के खुलने के बाद वास्तव में और अधिक खोलने की आवश्यकता नहीं है। जब आप ज्यामितीय क्षेत्र में पहुंचने के बाद एक और मध्याह्न रेखा खोलते हैं तो आपको ज्यामितीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाला माना जाएगा। हालांकि एक साधक जिसने केवल एक मध्याह्न रेखा खोली है वह बहुत कमजोर है और केवल एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए एक कदम हो सकता है। मानव शरीर में कुल 36 मेरिडियन हैं। अगर कोई उन सभी को खोल सकता है और झोंग-युआन क्षेत्र में कदम रख सकता है तो वह शीर्ष प्रतिभाशाली होगा। भविष्य आशाजनक है। हालांकि भले ही किसी को प्रतिभाशाली कहा जाए, वह मूलतः केवल 18 मेरिडियन ही खोल सकता है। ऐसे लगभग कोई भी व्यक्ति नहीं है जो झोंग-युआन क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले सभी 36 मध्याह्न रेखाओं को खोल सके। फैंग चेन को लगा कि उसके लिए दिव्य पूर्व क्षेत्र में नंबर 1 व्यक्ति बनना मुश्किल होगा, लेकिन 18 या 20 से अधिक रास्ते खोलने के बाद भी वह अभी भी कुछ हद तक आश्वस्त था। उसी समय उसके चारों ओर की हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा ने फिर से फैंग चेन के शरीर पर आक्रमण करने की कोशिश शुरू कर दी। आप जितने अधिक समय तक यायामा में रहेंगे, आध्यात्मिक ऊर्जा उतनी ही अधिक प्रचंड होती जाएगी। नए शिष्य यायामा में अधिकतम 1 दिन तक ही जीवित रह सकते हैं। सबसे पहले भौतिक शरीर पर प्रभाव डालने के लिए आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रसारित करें और फिर भौतिक शरीर को उसकी सीमा तक धकेलने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को शरीर के चारों ओर प्रसारित करें। इस प्रकार की सफलता से भौतिक शरीर को प्रसवोत्तर क्षेत्र में प्रवेश करते हुए शरीर तपस्या क्षेत्र के प्रथम स्तर तक पहुंचने की अनुमति मिलेगी। इस प्रकार धर्म और भौतिक शरीर दोनों में दोहरी सफलता प्राप्त होगी। इस तरह की सफलता विधि कोई रहस्य नहीं है, लेकिन ये प्रक्रिया बेहद दर्दनाक है। यदि आप इसे पकड़ नहीं सकते हैं तो यह आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने या यहाँ तक कि आपके डेंटियन को भी तोड़ने की संभावना है। इसलिए कई लोग कानूनी और शारीरिक दोहरी सफलता के बजाय साधारण सफलता को चुनेंगे। लेकिन फैंग चेन को डर नहीं था। उसके पास तलवार दानव का शरीर, तलवार चरित्र पाठ, बादल अमर गोली, स्वर्गीय दानव हड्डी आदि था। अगर वह डरता तो यह उसके उपहारों की बर्बादी होती। इसलिए उसने युनशियान गोली ली और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दूसरा पहलू, झोंग-गुवान दृढ़ निश्चय के साथ लुओ युन के सामने आधे घुटनों के बल बैठ गया। लुओ यू ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, क्या तुम सचमुच ऐसा करना चाहते हो? जब तक यह आदमी जिंदा है, मैं अपने दिल से नफरत कभी नहीं निकाल पाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि भाई लुओ इस बात से सहमत होंगे। झोंग-गुवान ने क्रूर चेहरे के साथ कहा। लुओ युन ने आह भरते हुए कहा, अगर ऐसा है तो करो। उसने अपना हाथ घुमाया और उसके हाथ में एक काला खंजर दिखाई दिया। यह एक पीले रंग का प्रथम स्तरीय हत्यारा जादुई हथियार है जिसे लियुइंग ब्लेड कहा जाता है, जो लोगों को अदृश्य रूप से मार सकता है। उसे मारने के बाद आप सीधे चले जाएंगे। इस तरह भले ही कानून प्रवर्तन हॉल जांच करे, कोई सबूत नहीं होगा, भले ही उन्हें पता हो कि यह आप ही थे। लुओ युन ने कहा, हाँ। झोंग-गुवान ने सम्मानपूर्वक लियुइंग ब्लेड लिया और भारी सिर हिलाया। भाई लुओ, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करूंगा। लुओ युन ने अपना हाथ हिलाया और फिर झोंग-गुवान चला गया। फैंग चेन ने जब यूनिक्सियन गोली निगल ली तो उसके शरीर में स्वतः ही एक झोतन चैनल बन गया। यही कारण है कि यूनिक्सियन गोली को प्रसवोत्तर अवधि को तोड़ने के लिए एक जरूरी गोली कहा जाता है। यह आपके लिए सबसे उपयुक्त झोटियन मार्ग खोल सकता है ताकि आप बिना किसी चक्कर के आगे बढ़ सकें। यदि आप स्वयं ही आगे बढ़ेंगे तो आध्यात्मिक ऊर्जा के संचार में हुई गलती से आपको बहुत नुकसान होगा। परिसंचरण पथ निर्धारित करने के बाद फैंग चेन ने आध्यात्मिक शक्ति इकट्ठा करना शुरू कर दिया। संचालन शुरू करें। उसी समय हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा भी लगातार फैंग चेन के शरीर में प्रवेश कर रही है। फैंग चेन ने तलवार दानव के शरीर पर भरोसा करके उन्हें अवशोषित और परिष्कृत किया। उन्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति में बदल दें और उन्हें रनिंग एरे में जोड़ें। इससे मार्ग व्यापक होगा और भविष्य में आध्यात्मिक शक्ति दूसरों की अपेक्षा अधिक तेज होगी। आध्यात्मिक शक्ति चलने लगी और पहली नस भी खुल गई। ये प्रक्रिया केंद्रित होनी चाहिए और इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। साथ ही आध्यात्मिक शक्ति पर्याप्त होनी चाहिए और उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वह असफल हो जाएगी। जैसे जैसे सांस मजबूत और मजबूत होती जाती है, आध्यात्मिक शक्ति आधी दौड़ रही है। ये समय है। फैंग चेन ने डेंटियन में तलवार दानव के खून की बची हुई बूंदें बाहर खींच लीं। शरीर को इसे अवशोषित करने दो। तुरंत
पूरे शरीर में एक चीरने वाला दर्द फैल गया। उसी समय झो हुआन थोड़ा कांप उठा। आध्यात्मिक शक्ति के पीछे एक और ऊर्जा आई। ये वास्तव में शरीर को कठोर बना रही थी। ये फैंग चेन की योजना है। तलवार दानव के खून को माध्यम के रूप में इस्तेमाल करके भौतिक शरीर के तलके के दायरे को तोड़ो। दोनों के संचालन को बेहतर ढंग से एकीकृत किया जा सकता है, जो भविष्य में फैंग चेन के लिए बहुत लाभकारी होगा और कानून और शरीर की दोहरी खेती की अस्वीकृति से भी बच सकता है। बस बात यह है कि यह प्रक्रिया अत्यंत कष्टकारी और बहुत लंबी है। फैंग चेन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पूरे शरीर पर चींटियां काट रही हों। साथ ही उसे यातना स्थल से जलन भी हो रही थी। इससे उसकी नसें फट रही थीं और शरीर पर हर प्रकार का आघात शरीर पर हजारों हथौड़ों के प्रहार के समान है, जो अत्यंत पीड़ादायक है। यदि फैंग चेन की इच्छाशक्ति पर्याप्त मजबूत नहीं है, तो अन्य शिखर जुलिंग दायरे के स्वामी के लिए विरोध करना मुश्किल होगा। यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग की सीढ़ी की 300वीं मंजिल पर कदम रख सकते हैं, वे भी इस दर्द का विरोध नहीं कर सकते, जो लोगों को टूटने और निराशा की ओर ले जाता है। और सबसे मुश्किल होती है मन की स्थिति इस तरह के दर्द में। मन की स्थिति हमेशा यही कहती है, छोड़ दो, तुम्हें ऐसा क्यों करना है। यही बात सामान्य सफलताओं के लिए भी सत्य है और आप उस समय मांस को तोड़ सकते हैं। कानून और शरीर दोनों को साधने की जहमत क्यों उठाएं, जिससे स्वयं पर दर्द और पीड़ा बढ़ जाए। आपके पास एक छोटा सा टावर है और आप उस छोटे टावर पर भरोसा करके सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन सकते हैं, तो फिर खुद को परेशान क्यों करें। क्या आशीर्वाद के समान शक्तिशाली होना अच्छा नहीं है। उसके दिल की आवाज फैंग चेन को हार मानने के लिए कह रही है और यहाँ तक कि वह खुद भी डगमगा गया है। लेकिन मालिक और मालकिन की उम्मीदों, लू यून और सू वानर के अपमान, मृत्यु से पहले की निराशा और अनिच्छा, मेंग याओ की उम्मीदों और लिन जुएयान की ठंडी आंखों के बारे में सोचते हुए वह और अधिक शक्तिशाली बनना चाहता है। वह बहुत बहुत मजबूत बनना चाहता है। वह अपने मालिक और मालकिन को आश्वस्त करना चाहता है। लू यून और सू वान र को इसकी कीमत चुकानी चाहिए। अब और निराशा नहीं। मेंग याओ को उसे अपने मंगेतर के रूप में पाकर खुश होने दें। इसके लिए अगर थोड़ा दर्द हुआ तो क्या होगा। आह, वह चुपचाप दहाड़ने लगा। उसने दांत पीसकर अपनी बात पर अड़ा रहा। एक दिन जल्दी ही बीत गया, लेकिन फैंग चेन के लिए यह बहुत लंबा समय था और दिन वर्षों जैसे थे। अचानक फैंग चेन, जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें लाल थीं और शैतानी से भरी हुई थीं। अगले ही पल उसकी सांस तेज हो गई। आध्यात्मिक शक्ति का संचार पूरा हो गया। वह अर्जित क्षेत्र के पहले स्तर तक पहुंच गया। इतना ही नहीं, तलवार दानव के रक्त के परिसंचरण के तहत फैंग चेन के शरीर का तड़का पूरा हो गया था। भौतिक शरीर भी सफलतापूर्वक टूट गया था और वह लगातार 3 छोटे क्षेत्रों को तोड़ता हुआ शरीर को शांत करने वाले क्षेत्र के तीसरे स्तर पर पहुंच गया। अंततः अर्जित क्षेत्र में पहुंच गए। अपने अंदर बदलाव महसूस करते हुए फैंग चेन बहुत उत्साहित था। इस समय उसका दानतीयन दुगुना बड़ा था। ये सामान्य प्रसवोत्तर साधकों के दानतीयन से 3 गुना से भी अधिक बड़ा है। शरीर में सबसे पहली मध्याह्न रेखा खुल जाती है और 36 मध्याह्न रेखाओं में से इसे खोलना सबसे कठिन है। इस तरह वह सामान्य प्रसवोत्तर साधकों की तुलना में कई गुना अधिक तेजी से आध्यात्मिक शक्ति प्रसारित कर सकता है और आध्यात्मिक शक्ति अंगों और हड्डियों के माध्यम से दूसरों की तुलना में अधिक सुचारू रूप से प्रसारित होती है। यह मत सोचिए कि यह तेज है। एक बार लड़ाई शुरू हो जाने पर यह आपको बड़ा लाभ दे सकता है और ये परिणाम निर्धारित करने में भी महत्वपूर्ण कारक है। और दैनिक अभ्यास में ये दूसरों की तुलना में बहुत तेज भी है, जिसके कई लाभ कहे जा सकते हैं। और शरीर के तड़के के क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंचने फैंग चेन की शारीरिक शक्ति 5 तिपाई की शक्ति तक पहुंच गई है और प्रतिक्रिया यह नहीं है कि ये दूसरों की तुलना में कई गुना अधिक है। अगर लड़ाई हो तो ये भी एक महान हथियार है। ये कहा जा सकता है कि फैंग चेन ने प्रसवोत्तर क्षेत्र को तोड़ दिया है और 7वें स्तर से नीचे के प्रसवोत्तर क्षेत्र से लड़ने में उसे कोई समस्या नहीं है। 7वें स्तर में भी लड़ने की शक्ति है। इस समय डेंटियन में छोटे टॉवर ने थोड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। तीसरा स्तर खुल गया है। तीसरा स्तर खुल गया है। फैंग चेन बहुत खुश हुआ और बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे छोटे टॉवर में प्रवेश कर गया। तीसरी मंजिल पर पहुंचने पर वहां अभी भी पहले जैसी ही स्थिति थी, केवल एक मेज और एक बक्सा था। फैंग चेन ने बॉक्स खोला और उसके अंदर तलवार दानव रक्त की 4 बूंदें थीं और एक पुस्तक। यकीन से उसे आश्चर्य नहीं हुआ
क्योंकि उसने अनुमान लगाया था कि तलवार दानव रक्त छोटे टॉवर की प्रत्येक मंजिल के लिए मूल पुरस्कार था। प्रत्येक मंजिल पर एक होगा जब तक कि वह एक सच्चा तलवार दानव नहीं बन जाता। उसने अपने डेंटियन में तलवार दानव रक्त की 4 बूंदें जमा की और फिर पुस्तक उठा ली। उन्होंने इसे खोला और तुरंत प्रसन्न हो गए। ये वास्तव में आध्यात्मिक शक्ति विकसित करने की एक विधि है। आध्यात्मिक शक्ति विकसित करने की विधि अत्यंत दुर्लभ है, यहाँ तक कि त्यानु दिव्य संप्रदाय में भी केवल कुछ ही हैं, और उनमें से अधिकांश साधारण उत्पाद हैं, जिनमें पीले ग्रेड के प्रथम और द्वितीय स्तर के केवल 2 या 3 उत्पाद ही हैं। लेकिन यह उसके सामने है। ये वास्तव में पीले ग्रेड के 9वें स्तर की एक विधि है। ये फैंग चेन को बहुत उत्साहित करता है। यदि यह विधि फैल गई तो यह निश्चित रूप से देवताओं के पूर्वी क्षेत्र में असंख्य साधकों को पागल बना देगी। पीले ग्रेड का 9वां स्तर, चेतना का अधिक समुद्र, कुल 9 परतें। यह आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत करने, आध्यात्मिक शक्ति को शुद्ध करने और आध्यात्मिक शक्ति अलौकिक शक्तियों को सीखने के लिए महान सफलता के लिए खेती करने के लिए चेतना के समुद्र का विस्तार कर सकता है। फैंग चेन की आंखें चमक उठी। आध्यात्मिक शक्ति शुद्ध हो गई। आध्यात्मिक शक्ति जितनी शुद्ध होगी, शक्ति उतनी ही अधिक होगी। अध्यारोपण की तरह जब एक ही आध्यात्मिक शक्ति आपस में टकराती है तो अक्सर शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति ही प्रबल होती है, और आध्यात्मिक शक्ति की गुप्त कला का प्रदर्शन करते समय यह अधिक सहज और अधिक परिपूर्ण भी होगा। मैं बस इस बात से चिंतित था कि मेरे पास अभ्यास करने के लिए कोई शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति तकनीक नहीं है। इस तकनीक के साथ मुझे फिलहाल इस समस्या के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये छोटा सा टावर सचमुच आध्यात्मिक है। ये जानता है कि इस समय मुझमें सबसे ज्यादा किस चीज की कमी है। वह हल्का सा मुस्कुराया और फिर छोटे से टावर से बाहर आ गया। उन्होंने पहली बार अविचल तकनीक का अभ्यास करने का चयन नहीं किया, बल्कि भौतिक शरीर का अभ्यास करने की योजना बनाई। मैं अभी भी आयामा में हूँ और मैं यहाँ आध्यात्मिक शक्ति बर्बाद नहीं कर सकता। मेरे शरीर में तलवार दानव के खून के साथ यह मेरे शरीर को संयमित करने का एक शानदार अवसर है। फिर उन्होंने भौतिक शरीर पर अभ्यास शुरू करने की योजना बनाई। लेकिन इस समय फैंग चेन को लगा कि किसी की चेतना उस पर टिकी हुई है। जन्म के बाद के दायरे को तोड़ने के बाद उसकी चेतना और आध्यात्मिक शक्ति के समुद्र में भी बहुत सुधार हुआ है, जो सामान्य जन्म के बाद के 3 स्तरों से कम नहीं है। वह स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष की धारणा को महसूस कर सकता है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने भी अपनी चेतना को मुक्त कर दिया और जल्द ही उसे पता चल गया कि उसे किसने बंद कर रखा है। ये वही है। फैंग चेन की अभिव्यक्ति ठंडी थी, क्योंकि आगंतुक झोंग गुवान था जो यायामा के प्रवेश द्वार पर उसके लिए चीजें मुश्किल बना रहा था। वह यहाँ क्या कर रहा है? क्या वह मुझे मारने के लिए यहाँ नहीं आया है? फैंग चेन ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली और अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठा लिया। ऐसा होता है कि सफलता के बाद मुझे अभ्यास के लिए किसी की जरूरत होती है। फिर उसने काली तलवार मनगाए, उसे अपने पास रखा और अभ्यास करने का नाटक करते हुए जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया। झोंग गुवान को नहीं पता था कि उसका ठिकाना फैंग चेन को पता चल गया है। जब उसे फैंग चेन का ठिकाना पता चला तो वह बुरी तरह मुस्कुराया। आखिरकार मैंने तुम्हें पा लिया। वह अपने हाथ में लियोयन ब्लेड पकड़े चुपचाप कदम बढ़ाते हुए और धीरे धीरे फैंग चेन की ओर बढ़ते हुए दिखाई दिए। उसे पूरा विश्वास था कि दूसरे स्तर पर अर्जित स्वर्ग क्षेत्र की शक्ति के साथ वह मौके पर ही फैंग चेन को चुपचाप मार सकेगा। उन्होंने एक ऐसी औषधि भी तैयार की जो चुपचाप लाशों को नष्ट कर सकती है और निशान मिटा सकती है, जिससे फैंग चेन इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो जाएगा। 10 फीट, 5 फीट, 3 फीट। फैंग चेन जमीन पर पैर मोड़कर बैठा था और उसने झोंग गुवान के आने पर ध्यान नहीं दिया। 2 फीट दूर तक झोंग गुवान को भरोसा है कि वह फैंग चेन को मार देगा। बाहर में जाओ, वह भयंकर रूप से मुस्कुराया और अपने हाथ में छाया ब्लेड लहराया। फैंग चेन के दिल के पीछे वार करो। लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षण में फैंग चेन का शरीर हिलने लगा। मैंने देखा कि वह जल्दी से काली तलवार निकाल रहा है। पीछे हटो। कब तलवारों की टक्कर की तीखी आवाज सुनाई दी। यह झोंग गुवान की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। तार्किक रूप से कहे तो फैंग चेन को इसे रोकने में सक्षम नहीं होना चाहिए जब तक कि प्रतिद्वंद्वी पहले से तैयार न हो। तो क्या हुआ अगर आप तैयार हैं? ये तो बस उत्साह बढ़ाने की बात है। ... झोंग गुवान को लगा कि उसके पास अभी भी जीतने का मौका है। आखिरकार मैं अर्जित स्वर्ग क्षेत्र के दूसरे स्तर पर हूँ। लेकिन इस समय फैंग चेन की आभा फट गई। ये वास्तव में अर्जित स्वर्ग क्षेत्र का पहला स्तर है।
ये कैसे हो सकता है? फैंग चेन 2 दिन पहले आत्मा सभा क्षेत्र में था। अब वह अर्जित क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। लेकिन फिर उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, तो अर्जित अवस्था के बारे में क्या? जब आप अभी अभी अर्जित अवस्था में आए हैं, तो आप मेरे विरोधी कैसे हो सकते हैं? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका शैडो ब्लेड तेजी से नीचे गिर गया। वह फैंग चेन को मौके पर ही मार डालना चाहता था, क्योंकि वह उससे निपटने के लिए पीछे मुड़ने में विफल रहा। लेकिन उसने यह नहीं देखा कि फैंग चेन की ताओवादी साधना अर्जित हो चुकी थी और उसकी शारीरिक साधना शरीर संयम क्षेत्र के तीसरे स्तर पर थी। इसके अलावा तलवार दानव का शरीर, इसकी गति झोंक गुवान की गति से तुलनीय नहीं है, जिसने अभी तक शरीर को शांत करने के क्षेत्र का अभ्यास नहीं किया है। जिस क्षण उसने वार किया, फैंग चेन ने प्रतिरोध करने के लिए तुरंत पलट कर देखा। उसी समय आध्यात्मिक शक्ति का विस्फोट हुआ। तेज जादुई तलवार तकनीक का उपयोग करें। टकराना। दोनों पक्ष फिर से भिड़ गए, लेकिन इस बार झोंक गुवान कई कदम पीछे रह गया। सदमे से मेरी बाहें सुन्न और कमजोर हो गई थीं। यह झोंक गुवान की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या ये वह युद्ध शक्ति है जो एक भिक्षु के पास होनी चाहिए जो अभी अभी हाउटियन क्षेत्र में प्रवेश किया है? लेकिन फैंग चेन ने दूसरे पक्ष को सांस लेने का मौका नहीं दिया। जल्दी से यहाँ मार डालो, अगर किसी को पता चल गया तो बहुत परेशानी होगी। उसने सीधे आत्मा दानव आंख खोली। मानसिक हमलों का उपयोग करें। झोंक गुवान को अचानक अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। अभी अभी एकत्रित हुई आध्यात्मिक शक्ति तुरंत बिखर गई। हाउटियन क्षेत्र में सेंध लगाने के बाद फैंग चेन का आत्मा स्वर दानव नेत्र हमला और भी शक्तिशाली हो गया। ये हाउटियन क्षेत्र के शुरुआती चरण में भिक्षुओं को 1 या 2 सांस चुभने वाला दर्द दे सकता है। विरोध करने में असमर्थ, फैंग चेन जल्दी से उसके पास गया। बिना किसी हिचकिचाहट के एक तलवार उसके अंदर चली गई। झोंक गुवान की गर्दन पर अचानक तलवार का गहरा निशान दिखाई दिया। साथ ही वह डंक से भी उबर गया। जब आप अपनी गर्दन पर निशान महसूस करते हैं, उसकी आंखें भय और अविश्वास से भरी हुई थीं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि फैंग चेन इतना निर्णायक होगा। उसे मौका मत दो, तुम मरने के लायक नहीं हो। भाई लुओ मेरा बदला लेगा। ये शब्द कहने में उन्होंने अपनी अंतिम शक्ति लगा दी और फिर उनकी मृत्यु हो गई। फैंग चेन ने उदासीन होकर लियोयंग ब्लेड को अपने हाथ में ले लिया। हुआन पिन का पहला स्तर बहुत अच्छा है। उसने शैडो ब्लेड को अपने स्टोरेज बैग में रखा और फिर शरीर में खोजबीन की। झोंक गुवान के पास स्टोरेज बैग नहीं था और फैंग चेन को आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार हर किसी के पास स्टोरेज बैग नहीं होता। हालांकि फिर भी उसे 10 आध्यात्मिक पत्थर और दवा की एक बोतल मिल गई। बोतल का ढक्कन खोलते ही एक अप्रिय संक्षारक गंध आपके नथुनों में घुस गई। फैंग चेन ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और जल्दी से उसे दूर ले गया, लेकिन वह अपने मुंह के कोने को ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। निर्वाण जल। मैं अभी भी इस बात को लेकर चिंतित था कि लाश को कैसे नष्ट किया जाए और उसके निशान कैसे मिटाए जाएं, लेकिन इस आदमी ने इसे मेरे लिए तैयार किया है और वह वास्तव में मेरे सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखता है। उसने औषधि को सीधे झोंक गुवान की लाश पर डाला और औषधि ने तुरंत एक फुफकारने वाली आवाज निकाली, मानो वह लाश को निगल रही हो। सिर्फ एक धूप बत्ती में झोंक गुवान का शरीर गायब हो गया, जैसे कि वह इस दुनिया में कभी प्रकट ही नहीं हुआ था। हम यहाँ अभ्यास जारी नहीं रख सकते। अब किसी अन्य स्थान पर जाने का समय आ गया है। फैंग चेन ने दोनों के बीच लड़ाई के निशानों से निपटने के बाद एक और एकांत स्थान ढूंढ लिया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, फैंग चेन जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया और शारीरिक अभ्यास करना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले तलवार दानव के खून की एक बूंद को परिष्कृत किया और फिर संयमित शरीर को प्रभावित करने के लिए आसपास की हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा का परिचय दिया। साधना की यह विधि भी अत्यंत पीड़ादायक है। फैंग चेन को न केवल तलवार दानव के रक्त द्वारा परिष्कृत उज्ज्वल ऊर्जा का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने भौतिक शरीर को कठोर बनाने के दर्द का भी सामना करना पड़ता है। यद्यपि यह प्रक्रिया कठिन है, लेकिन सौभाग्य से इस तरह की बॉडी टेम्परिंग बहुत तेज है और इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। इस तरह फैंग चेन 20 दिनों तक याय पर्वत में रहा। इस दिन फैंग चेन की आभा अचानक बढ़ गई। भौतिक शरीर शरीर के संयम क्षेत्र के 7वें स्तर पर पहुंच गया है। शारीरिक शक्ति सो कड़ाही की शक्ति तक पहुंच गई है, लेकिन फैंग चेन इससे बहुत संतुष्ट नहीं था। तलवार दानव के खून की 2 बूंदें पीने के बाद मैं केवल शरीर के तापमान के क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहा। ये गति अभी भी थोड़ी धीमी है। अगर उसकी बातें दूसरों को सुनाई देती तो निश्चित रूप से उस पर चिल्लाया जाता।
आपको बॉडी टेम्परिंग के तीसरे लेवल से 7वें लेवल पर जाने में सिर्फ 20 दिन हुए हैं, लेकिन आप अभी भी संतुष्ट नहीं हैं। आम लोगों को ऐसा करने के लिए पूरे 1 साल तक दिन रात अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन फैंग चेन अभी भी असंतुष्ट था। वह जानता था कि तलवार दानव का खून कितना शक्तिशाली था, लेकिन शरीर को शांत करने के लिए इसका इस्तेमाल करना बहुत प्रभावी नहीं था। ऐसा लगता है कि तलवार दानव के खून से शरीर को तपा देने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, इसलिए इसे बर्बाद मत करो। शरीर को तपा देने के लिए खास तौर पर कुछ औषधीय सामग्री खरीदने का मौका ढूंढो। उसने मन ही मन सोचा। हालांकि उसे इस बात से संतुष्टि हुई कि तलवार दानव के रक्त की ऊर्जा के प्रभाव से दूसरी नस आधी खुल गई थी। यदि वह अभ्यास जारी रखता तो ये केवल समय की बात होती कि यह पूरी तरह खुल जाता। लेकिन फैंग चेन को जाना पड़ा। उसकी वर्तमान स्थिति पूरी तरह से संतृप्त हो चुकी थी और वह आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना जारी नहीं रख सकता था। यदि वह और अधिक समय तक रुकता तो उस पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। वापस जाने का समय आ गया है। अगली बार जब मैं आऊंगा तो कुछ शरीर को शांत करने वाली गोलियां तैयार करूंगा। मेरा मानना है कि अस्थि निर्माण क्षेत्र में प्रवेश करना कोई समस्या नहीं होगी। जहां तक तलवार दानव के रक्त की बात है, इसका उपयोग अभी भी काया को बदलने या साधना में सुधार करने और मानसिक शक्ति और स्वर्गीय दाव दानव अस्थि को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब ऐसा लगता है कि तलवार दानव के रक्त की शेष 3 बूंदें पर्याप्त नहीं हैं। जब वह बाहर निकलने की ओर जा रहा था तो वह सोच रहा था कि तलवार दानव के खून का उपयोग खुद को बेहतर बनाने के लिए कैसे किया जाए। सोचते सोचते वह अष्टांग पर्वत से चला गया। फैंग चेन के जाने से किसी का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ और किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि अष्टांग पर्वत में किसी की मृत्यु हो गई थी। लेकिन जैसे ही फैंग चेन अष्टांग पर्वत से बाहर निकला, एक दिव्य अनुभूति ने उसे जकड़ लिया। फैंग चेन ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। ये सांस बहुत शक्तिशाली थी और शायद किसी बुजुर्ग की सांस होगी। जैसी कि उम्मीद थी, एक बुजुर्ग की वर्दी पहने हुए एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति दूर से आया और कुछ ही कदमों में फैंग चेन के सामने आ गया। हालांकि मध्यम आयु का वह व्यक्ति उदास और द्वेष से भरा हुआ लग रहा था। क्या आप फैंग चेन हैं? उसने ठंडे स्वर में पूछा। हाँ, फैंग चेन ने कहा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुमने लुओ को मार डाला। फैंग चेन को तुरंत समझ में आ गया कि दूसरा पक्ष लुओ परिवार से था। मैंने उसे मार डाला। फैंग चेन ने इसे सीधे तौर पर स्वीकार किया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन इतना स्पष्टवादी होगा और एक बुजुर्ग के रूप में अपनी स्थिति से डरता नहीं होगा, और वह गुस्से में हंस पड़ा। अच्छा, बहुत अच्छा। जब तक आप इसे स्वीकार करने का साहस रखते हैं, यह अच्छा है। क्या तुम्हें पता है, तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को मार दिया जिसे तुम्हें नहीं मारना चाहिए था? उसने ठंडे स्वर में कहा। वह मुझे मारना चाहता है, इसलिए मैं उसे मार देता हूँ। इसमें क्या गलत है? फैंग चेन ने ठंडे स्वर में कहा। वह तुम्हें मारना चाहता है, तुम्हें उसके हाथों ही मार दिया जाना चाहिए। वह कौन है? तुम्हारी पहचान क्या है, कमीने? क्या तुम उसके साथ तुलना के लायक हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह। अधेड़ उम्र का आदमी ठंडे स्वर में चिल्लाया। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं लुओ का चाचा हूँ, लुओ तियानिक्सियाओ। अगर तुम उसे मार दोगे तो मैं तुम्हें उसके साथ दफनाने के लिए नीचे जाने दूंगा। क्या आप मुझे यही मारना चाहते हैं? फैंग चेन की अभिव्यक्ति शांत रही। लुओ तियानिक्सियाओ ने व्यंग्य किया, तुम कमीने मेरी व्यक्तिगत कार्रवाई के लायक नहीं हो। मैं अब तुम्हें एक मुख्य बुजुर्ग के रूप में आदेश देता हूँ। 3 दिन बाद सभी चीजों की दुनिया में जाओ। 3 पवित्र स्थानों में से एक छोटी सी दुनिया है जो अभी अभी खुली है और इसका पता लगाने के लिए शिष्यों की जरूरत है। तियान्यू दिव्य संप्रदाय के बुजुर्गों को 4 स्तरों में विभाजित किया गया है: बाहरी संप्रदाय, आंतरिक संप्रदाय, कोर और बुजुर्ग। और मुख्य बुजुर्गों के पास आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को आदेश देने का अधिकार है। बड़े लुओ, यह अच्छा नहीं है। लेकिन इसी समय एक आवाज सुनाई दी। फैंग चेन ने देखा और थोड़ा हैरान रह गया, क्योंकि जो व्यक्ति बोल रहा था वह बाहरी संप्रदाय शेंदान मंडप का स्वामी एल्डर होंगुन था, जो उससे केवल एक बार मिला था। यद्यपि वह बाहरी संप्रदाय में शेंदान मंडप का प्रमुख है, एल्डर होंगुन एक आंतरिक संप्रदाय का बुजुर्ग है। बेशक उसकी स्थिति अभी भी लुओ तियानिक्सियाओ से कम है। लुओ तियान मुस्कुराया और देखा कि यह होंगयुन था, और ठंडे स्वर में कहा, बड़े होंगयुन, इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है। होंगयुन ने हार मानने का इरादा नहीं किया। उसने कहा, एल्डर लुओ, आपके लिए एक शिष्य के लिए चीजों को इस तरह मुश्किल बनाना उचित नहीं है।
लुओ तियानेक्सियाओ ने व्यंग्य करते हुए कहा, मेरे पास अपने शिष्यों को आदेश देने का अधिकार है, तो ये कठिन क्यों है? इसके अलावा नई दुनिया की खोज करने के लिए उदार पुरस्कार भी हैं। दूसरों को वहां प्रवेश करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। होंग यून ने कहा, बड़े लुओ, इधर उधर मत घूमो। मैं जानता हूं कि तुम क्या करना चाहते हो। तियानेयू दिव्य संप्रदाय ऐसा नहीं होने देगा। लुओ तियानेक्सियाओ ने फिर भी परवाह नहीं की और शांति से कहा, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं और मैंने आपको मजबूर नहीं किया। उसने फैंग चेन को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, बेशक वह मना कर सकता है, लेकिन अगर वह ऐसा करता है तो उसे उचित सजा भुगतनी होगी। ये सच है, एक मुख्य बुजुर्ग के रूप में मेरे पास ये शक्ति है। ये कहा जा सकता है कि जब तक फैंग चेन एक आंतरिक शिष्य था, लुओ तियानेक्सियाओ के लिए उसे मारना आसान होगा। फैंग चेन के चेहरे पर ठंडा भाव था और फिर होंग यून ने उसे एक संदेश भेजा, मैं इससे सहमत नहीं हो सकता। यदि आप लुओ यो को मार देते हैं तो वह निश्चित रूप से इस अन्वेषण के दौरान आपको मारने के लिए किसी की व्यवस्था करेगा। और नई दुनिया में अन्वेषण में मृत्यु के लिए कोई जांच नहीं होगी, केवल मुआवजा मिलेगा। ये सुनने के बाद फैंग चेन को अंततः लुओ तियानेक्सियाओ की योजना समझ में आ गई। उन्होंने आवाज में पूछा, अगर मैं सहमत न हूं तो क्या होगा? यदि आप सहमत नहीं हैं तो अधिक से अधिक आप पर आपके वेतन का कुछ हिस्सा जुर्माना लगाया जाएगा या आपको एकांत कारावास में डाल दिया जाएगा। लेकिन लुओ तियानेक्सियाओ की आपके प्रति नफरत को देखते हुए आपको संभवतः आधे साल के लिए एकांत कारावास में डाल दिया जाएगा, होंग यून ने उत्तर दिया। फैंग चेन चुप था। अब उसके लिए अपनी साधना सुधारने का महत्वपूर्ण समय था। अगर उसे कैद कर लिया गया तो यह उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसके अलावा 2 महीने में उसे लुओ यून के साथ जीवन मरण का द्वंद्व करना होगा और उसे किसी भी परिस्थिति में एकांत कारावास में नहीं रखा जा सकता। उसने फिर पूछा, बड़े भाई, अगर मैं अंदर जाऊं तो वह मुझे मारने के लिए अधिक से अधिक कितना शक्तिशाली साधक भेज सकता है? अगर मैं सहमत हूं तो क्या वह मेरे बाहर आने पर भी मुझे निशाना बना सकता है? होंग यून ने उत्तर दिया, नई दुनिया का प्रवेश द्वार स्थिर नहीं है। यदि साधना बहुत अधिक है तो इसके ढहने की संभावना है, इसलिए केवल अर्जित क्षेत्र का 7वां स्तर ही प्रवेश कर सकता है। यदि आप बाहर आते हैं तो वह आधे साल के भीतर आपको फिर से आदेश नहीं दे पाएगा। ये संप्रदाय का नियम भी है कि मुख्य बुजुर्गों को जानबूझकर शिष्यों को निशाना बनाने से रोका जाए। आधा साल, अच्छा, धन्यवाद एल्डर। फैंग चेन ने अपनी ईमानदारी से कृतज्ञता व्यक्त की। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह और एल्डर होंग यून सिर्फ एक बार मिले थे, लेकिन दूसरा पक्ष उसकी इतनी मदद करेगा। फिर उसने लुओ तियानशियाओ की ओर देखा और कहा, ठीक है, मैं भी इसमें शामिल हो जाऊंगा। चूंकि वह केवल 7वें स्तर तक ही प्रवेश कर सकता है तो उसे किस बात का डर है? यद्यपि मैं उसे हरा नहीं सकता, फिर भी क्या मैं उससे बच नहीं सकता? लुओ तियानेक्सियाओ दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन वास्तव में सहमत होने की हिम्मत करेगा। उसने उपहास किया और तिरस्कारपूर्वक कहा, तुम बहादुर हो, चिंता मत करो, मैं चाहता हूं कि लोग नई दुनिया में तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करें। मैं तुम्हें बता दूंगा कि मेरे लुओ परिवार को नाराज करना तुम्हारे जीवन का सबसे अफसोसनाक फैसला होगा। वह बहुत गर्व से जोर से हंसा। वह प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया और दूर उड़ गया। तुम इस बात से कैसे सहमत हो सकती हो? मैंने तुमसे कहा था कि वो तुम्हारी जान चाहता है, होंग यून ने फटकारते हुए कहा। फैंग चेन ने अपनी मुठियां भींच ली और उसे फिर से धन्यवाद दिया। याद दिलाने के लिए धन्यवाद एल्डर, लेकिन मुझे ये स्तर पार करना होगा, अन्यथा मुझे भविष्य में कभी शांति नहीं मिलेगी। एल्डर, चिंता न करें, भले ही मैं उसे हरा न सकूं, फिर भी मैं छिप सकता हूं। होंग यून ने देखा कि फैंग चेन ने अपना मन बना लिया है। हालांकि उसे लगा कि यह अभी भी बहुत जोखिम भरा था, उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। ओह, आप अकेले हैं, उसने असहाय होकर कहा। फिर वह थोड़ा क्रोधित या स्वयं को दोषी मानने लगे और बिना कुछ और कहे चले गए। फैंग चेन की अभिव्यक्ति शुरू से अंत तक बहुत शांत थी, लेकिन उसकी आंखें ठंडक और दृढ़ संकल्प से भरी थीं। क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? तुम लुओ परिवार ऐसा नहीं कर सकते। उसने मन ही मन व्यंग किया और यहाँ और नहीं रुका। वह 7वें शिखर की दिशा में चल पड़ा। लुओ तियानेक्सियाओ सीधे लुओ यूं के निवास पर गया और इस बात की परवाह किए बिना कि वह एकांत में था, अंदर घुस गया। लुओ यूं इस बात पर नाराज नहीं हुआ और बोला, चाचा, मुझे नहीं पता कि आपको किस बात पर इतना गुस्सा आया। लुओ तियानेक्सियाओ ने लुओ यून को घूरते हुए व्यंग्य किया, क्या तुम नहीं जानते कि मैं क्यों नाराज हूँ?
मुझे लुओ परिवार में वापस गए अभी कुछ ही समय हुआ है और लुओ की हत्या हो गई और हत्यारा अभी भी फरार है। बताओ मैं क्यों नाराज हूँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगर यू परिवार के उस बच्चे ने मुझे सूचित नहीं किया होता तो क्या मुझे अब तक अंधेरे में रखा जाता? क्या मुझे वापस आने के बाद ही पता चलता? लुओ तियानेक्सियाओ बहुत गुस्से में था। लुओ वह जूनियर था जिस पर उसकी नज़र थी और उसके साथ उसका घनिष्ठ संबंध था, लेकिन अब वह मर चुका था। लुओ यूं उसके लिए अच्छी तरह से तैयार था और उसने कहा, चिंता मत करो चाचा, मैंने पहले ही फैंग चेन के साथ 3 महीने का समय तय कर लिया है। जब समय आएगा तो मैं निश्चित रूप से उसे रिंग में मार दूंगा और सभी को बता दूंगा कि मेरे लुओ परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। लुओ तियानेक्सियाओ ने व्यंग्य करते हुए कहा, ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुमने ऐसा क्यों किया। तुम बस लुओ परिवार के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में अपनी स्थिति को सुरक्षित करना चाहते हो ताकि तुम भविष्य में लुओ परिवार को नियंत्रित कर सको। लुओ हाल ही में लोकप्रिय हो गया है और तुम्हें खतरा महसूस होने लगा, इसलिए तुमने लुओ को मारने के लिए किसी और का इस्तेमाल किया। ये सुनकर लुओ यून की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। लुओ परिवार एकजुट नहीं है और 2 गुटों में विभाजित है। लुओ यून और लुओ तियानेक्सियाओ 2 विरोधी गुटों से हैं और त्यानियू दिव्य संप्रदाय के मुख्य बुजुर्ग के रूप में परिवार में उनका बहुत उच्च अधिकार है। यही कारण था कि जब वह पहले फैंग चेन की तियानदाओ हड्डी को जब्त करना चाहता था तो लुओ यू ने लुओ तियानेक्सियाओ को कार्रवाई करने देने के बजाय धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना चुना। लेकिन वह जानता था कि अब लुओ तियानेक्सियाओ के साथ अपना चेहरा फाड़ने का समय नहीं था, इसलिए वह केवल फिर से कह सकता था, चिंता मत करो चाचा, मैं उस आदमी को मार डालूंगा और अपने चचेरे भाई का बदला लूंगा। लुओ तियान ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैंने उसे 3 दिनों में नई दुनिया की यात्रा में शामिल होने के लिए कहा है। मैं अपने शिष्यों को एक साथ प्रवेश करने की व्यवस्था करूंगा और वह निश्चित रूप से मर जाएगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने लुओ यून की ओर ठंडी निगाह से देखा और कहा, मैंने सुना है कि आपने हाल ही में स्वर्गीय दाओ अस्थि प्राप्त की है और आपने इसे फैंग चेन से खोदकर निकाला है। आपके पास वास्तव में एक अच्छी विधि है, यहाँ तक कि मेरे चाचा को भी इसके बारे में पता नहीं था। बस अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो, मैं इस छोटी सी चीज को खुद संभाल सकता हूँ। ऐसा कहकर वह लुओ यून के बोलने का इंतजार किए बिना ही चला गया। लुओ यून ने उस दिशा में देखा जहां लुओ तियानेक्सियाओ ने छोड़ा था। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत उदास थी, लेकिन जल्द ही वह शांत हो गया और चिल्लाया, यहाँ आओ। लुओ यून के सामने एक काली छाया प्रकट हुई और आदरपूर्वक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। लुओ यून ने कहा, आप भी नई दुनिया की इस यात्रा में भाग लें। अगर वे लोग फैंग चेन को नहीं मार सकते तो आप उसे मार दें। अगर संभव हो तो सबसे पहले फैंग चेन का विश्वास हासिल करना सबसे अच्छा है। हाँ, काली छाया ने आदरपूर्वक सिर हिलाया और चली गई। लुओ यून को अब किसी और चीज की परवाह नहीं थी और उसने अभ्यास जारी रखा और अपनी स्वर्गीय दाओ अस्थि को जागृत किया। फैंग चेन के साथ चोटियों वाले मंदिर में वापस लौटने के बाद गंगहू तुरंत दौड़कर वहां पहुंचा। ओह जूनियर भाई फैंग, आप अंततः वापस आ गए। जब उसने फैंग चेन को वापस आते देखा तो गंगू लगभग रो पड़ा। पहले दिन ही जब वह आया तो फैंग चेन सीधे ही चला गया और विशाल 7 चोटियां उसे सौंप गया। दुख की बात है कि 7 चोटियों में कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है और जो लोग अभ्यास करना चाहते हैं वे केवल आध्यात्मिक पत्थरों पर ही निर्भर रह सकते हैं। लेकिन भले ही वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, उसके पास उस तरह की चीजों के लिए उपयोग करने के लिए पर्याप्त आत्मिक पत्थर नहीं थे और वह इन दिनों इस बात को लेकर चिंतित था। गंगू पिछले कुछ दिनों में हुई अपनी कठिनाइयों के बारे में बताने ही वाला था, लेकिन उसने पाया कि फैंग चेन वास्तव में प्रसवोत्तर क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। उसने तुरंत खुशी से पूछा, छोटे भाई फैंग, तुम प्रवेश कर गए? विस्मयादिबोधक चिन्ह। फैंग चेन ने सिर हिलाया, ये बहुत बढ़िया है, क्या हम शुरू कर सकते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसने उम्मीद भरी नजरों से फैंग चेन की ओर देखा। कर सकना। फैंग चेन ने मना नहीं किया क्योंकि उसने गंगू से यही वादा किया था। फिर उसने गंगू की ओर देखा और पूछा, तुम कौन सा शब्द समझना चाहते हो? ये स्वाभाविक रूप से युद्ध शब्द है। गंगू ने उत्साह से कहा, युद्ध शब्द युद्ध शक्ति को बढ़ा सकता है। अगर मैं इसे समझ सकता हूँ तो मेरी युद्ध शक्ति निश्चित रूप से तेजी से बढ़ेगी। युद्ध मार्ग। फैंग चेन को थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने शुरू में सोचा था कि गंगू छड़ी के दाव को समझना चाहता था, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और कहा,
तुम मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में जाओ और पहले मेरा इंतजार करो। मैं अपने गुरु की पत्नी से मिलने के बाद वहां जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। गंगू को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। फिर फैंग चेन की मुलाकात क्यूमेई से हुई। उसी समय उसे बुरा आदमी भी मिल गया। अपनी कमर के दर्द का इलाज कराने के बाद वह गंगू को देखने के लिए मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ग्राउंड गया। जूनियर भाई लिंग, क्या हम शुरू कर सकते हैं? गंगू ने उम्मीद भरी नजरों से फैंग चेन की ओर देखा। फैंग चेन ने सिर हिलाया, बेशक। मन में एक विचार लेकर तलवार वाला पात्र दाओ वेन उन दोनों के सामने प्रकट हुआ। स्वर्ग और पृथ्वी में 10,000 रास्ते हैं, लेकिन सभी रास्ते एकीकृत हैं। हर एक अलग लगता है, लेकिन फिर भी वह एक ही है। तलवार से लिखे ताओवादी पाठ के बारे में फैंग चेन की समझ पूरी तरह से स्वर्ग की राक्षसी हड्डियों का उपहार नहीं थी, बल्कि एक सच्चा एहसास और जागृति थी, जिसमें स्वर्गीय कानून की राक्षसी हड्डियों ने सहायक भूमिका निभाई थी। इसलिए महान मार्ग के बारे में फैंग चेन की समझ बहुत वास्तविक है। यही कारण है कि उन्हें विश्वास है कि गंगू भी दाओवन को जगा देगा। हालांकि ताओ अलग अलग हैं, लेकिन सभी ताओवाद मूल रूप से एक ही हैं। आप उनके ताओवाद से अपने ताओवाद को समझ सकते हैं। दाओ की उत्पत्ति का वर्णन करने के बाद फैंग चेन ने कहा, आप पहले मेरे तलवार चरित्र दाओ पाठ को समझें, इससे दाओ की उत्पत्ति को समझें और फिर इसे अपने युद्ध पथ में एकीकृत करें। इस तरह की साधना पद्धति बहुत आम है। जब त्यानेयू दिव्य संप्रदाय के बुजुर्ग शिक्षा देते हैं तो वे आमतौर पर दूसरों को समझने के लिए अपनी शिक्षाएं दिखाते हैं, लेकिन आमतौर पर सैकड़ों या हजारों लोग एक ही समय में ज्ञान प्रदान कर रहे होते हैं और आप कुछ भी समझ नहीं पाते। लेकिन इस तरह का एक पर एक अनुभव कहीं बेहतर है, जैसे कि विशिष्ट होना। सही, फैंग चेन ने पूछा, चूंकि आप झान जेड के ताओवादी पाठ को समझना चाहते हैं, तो आप किस चीज के लिए तैयार हैं? पास होना। गंगू ने एक तरफ रखे पैकेज से 2 जेड पर्चियां और एक प्रपुस्तक निकाली। उन्होंने कहा, ये युद्ध के बारे में ताओवादी ग्रंथ हैं। इसमें विस्तृत परिचय और वर्णन है। क्या तुम मेरे लिए इसे देख सकते हो? फैंग चेन ने पूछा। जब तुम्हारे पास करने को कुछ न हो तो बस एक नज़र डालना अच्छा रहेगा। बेशक आप कर सकते हैं। गंगू ने फैंग चेन को सब कुछ दे दिया और फिर उसकी तलवार से लिखे ताओवादी पाठ को समझना जारी रखा। फैंग चेन ने सबसे पहले पुस्तकें खोली। यह एक शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा लिखा गया है जो युद्ध के ताओवेन के प्रति जागरूक हो चुका है। युद्ध के ताओवेन के बारे में उपरोक्त अंतर्दृष्टि अत्यंत विस्तृत है। युद्ध शब्द की भी कई व्याख्याएं हैं। दुनिया भले ही सुरक्षित हो, लेकिन अगर वह लड़ना भूल जाएगी तो वह खतरे में पड़ जाएगी। लड़ो, शरीर पर आक्रमण करो, लेकिन मन पर भी आक्रमण करो। पति साहस से लड़ता है। फैंग चेन ने पाया कि युद्ध शब्द बाहरी दुनिया से ज्यादा दिल से जुड़ा है। अच्छा ऐसा है। जब वह देख रहा था तो फैंग चेन को कुछ अस्पष्ट भावनाएं हुई। फिर उसने जेड पर्ची उठाए और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। बगल में गंगहू फैंग चेन की तलवार से लिखी ताओवादी पुस्तक को समझ रहा था और वे दोनों अलग अलग अभ्यास कर रहे थे। ऐसा लगता है कि दाओवन ऐसा ही है। मुझे कुछ जानकारी है। काफी देर तक देखने के बाद गंगहू को अंततः कुछ एहसास हुआ और वह धीरे धीरे उत्साहित हो गया। उसे पूरा विश्वास है कि जब वह इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो वह सहज क्षेत्र तक पहुंच सकता है। एक पाठ का ज्ञान। अचानक उसने देखा कि तलवार के आकार वाले ताओवादी पाठ के पास की रोशनी हल्की सी चमक उठी। फिर प्रकाश शब्द में बदल गया। शब्द युद्ध में। युद्ध शब्द है। युद्ध शब्द है दाओवन। गंगू तुरंत उत्साहित हो गया। क्या मुझे युद्ध शब्द का एहसास हुआ? हाँ, वह जोर जोर से हंसने ही वाला था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। रुको, वह दाओवन जूनियर भाई फैन की तरफ क्यों है और मेरी तरफ क्यों नहीं? उसने फिर ध्यान से देखा और दंग रह गया। मैंने देखा कि युद्ध के शब्दों और बातों का प्रभामंडल मेरी ओर नहीं, बल्कि फैंग चेन की ओर आ रहा था। ये वह ताओवादी पाठ नहीं है जिसमें युद्ध शब्द है जिसे वह समझ गया था। ये बात खुद फैंग चेन ने भी स्पष्ट रूप से समझ ली थी। इस समय वह स्तब्ध था, बिना पलक झपकाए फैंग चेन को घूर रहा था। इस समय फैंग चेन ने भी आखिरी जेड पर्ची पढ़ना समाप्त कर दिया और भावना के साथ कहा, युद्ध शब्द वाला ये ताओवादी पाठ वास्तव में अप्रत्याशित है। तभी उसने देखा कि गंगहू उसकी ओर देख रहा था और संदेह से पूछा, तुम मेरी ओर क्यों देख रहे हो? क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो? गंगहू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अवचेतन रूप से उसने अपनी उंगली उठाकर युद्ध शब्द की ओर इशारा किया। फैंग चेन ने इसे देखा और वह भी दंग रह गया। ज़ान जी दाओवन, क्या तुम्हें इसका एहसास है?
उन्होंने कहा। गंगहू चुप रहा और तब फैंग चेन को एहसास हुआ कि युद्ध शब्द के साथ ताओवेन और एक दूसरे के बगल में तलवार शब्द के साथ ताओवेन स्पष्ट रूप से उसके अपने थे। ... वह वहीं पर निश्चल होकर जम गया। काफी देर बाद उसे होश आया और उसने कुछ अनिश्चितता के साथ पूछा, क्या मुझे युद्ध के ताओवादी पाठ का एहसास हो गया है? आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो फिर मैं किससे पूछूं? स्टील टाइगर सीधे उछल पड़ा। उसने नाराजगी से कहा, हे भगवान, ये ताओवादी पाठ है जिसे मैं समझना चाहता हूँ। मैंने इतने लंबे समय तक कड़ी मेहनत की है, लेकिन मैं अभी भी इसे समझ नहीं पाया हूँ। मुझे उन चीजों को पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आया है। कौन जानता है कि कितने समय से उसने इसे बस एक बार पढ़ा है। ये सिर्फ एक बार है। ये किसी के जीने के लिए पर्याप्त नहीं है। फैंग चेन भी असमंजस में दिख रहा था। इसे अभी पढ़ने के बाद उसे कुछ अंतर्दृष्टि मिली और स्वर्ग की राक्षसी हड्डियों ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। लेकिन उसने बस यही सोचा कि उसने कोई महान भाग्य समझ लिया है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सीधे तौर पर युद्ध शब्द को समझ लेगा। उसने युद्ध शब्द ताओवेन को महसूस किया और जब उसे इसका प्रभाव पता चला तो वह आश्चर्यचकित रह गया। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये झांसी दाओवन युद्ध प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए है। लेकिन ये फैंग चेन को एक छोटे स्तर तक अपने युद्ध प्रभावशीलता में सुधार करने में मदद कर सकता है। हालांकि यह एक छोटा सा क्षेत्र है, लेकिन जब फैंग चेन आगे बढ़कर लड़ता है तो यह एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। मेरी स्वर्गीय राक्षसी हड्डियां कुछ ज्यादा ही स्वर्ग विरोधी हैं, है न? फैंग चेन अपने दिल में आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। बगल में खड़ा गैंगहू अभी भी शिकायत कर रहा था। वह इस तथ्य को स्वीकार करने में असमर्थ था। ये देखकर फैंग चेन ने असहाय होकर कहा, भाई गैंग, आपको ऐसा क्यों करना है? अगर मैं युद्ध शब्द को समझता हूँ तो आप सीधे युद्ध शब्द को समझ सकते हैं और युद्ध शब्द को समझना तेज होगा। गैंगहू अभी भी दुखी दिख रहा था। फैंग चेन को घूर रहा था। उसने सोचा कि वह एक सर्वोच्च प्रतिभाशाली व्यक्ति था। भले ही वह त्यानियों दिव्य संप्रदाय के शीर्ष समूह के साथ तुलना नहीं कर सकता था, कम से कम वह उनसे नीचे था। लेकिन फैंग चेन के रूप रंग ने उसे यह समझा दिया कि दूसरों से तुलना करने पर चिड़चिड़ापन क्या होता है। ये बहुत बुरा है। यदि तुम अपनी प्रतिभा दिखाओगे तो तुम्हें संप्रदाय का प्रमुख प्रशिक्षण अवश्य मिल जाएगा। उसने कुछ ईर्ष्या के साथ कहा। फैंग चेन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब 7वें शिखर पर रहना चाहता हूँ। जहाँ तक संप्रदाय के प्रशिक्षण की बात है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, अभ्यास जारी रखो। मैं तुम्हें युद्ध शब्द के बारे में अपनी समझ के बारे में बताऊंगा। मुझे विश्वास है कि यह तुम्हारे लिए बहुत मददगार होगा। गंगू केवल सिर हिलाकर अभ्यास शुरू कर सका। 2 दिन बाद गंगू मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान के केंद्र में क्रॉस लेग बैठ गया। फैंग चेन की मदद से युद्ध शब्द की उसकी समझ में भी काफी प्रगति हुई है। यद्यपि वह इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया था, फिर भी उसके लिए 1 या 2 महीने तक अभ्यास करना पर्याप्त था। इस समय फैंग चेन के स्टोरेज बैग में एक आवाज आई। फैंग चेन का दिमाग घूम गया और उसने वह चीज निकाली जिससे आवाज आ रही थी। ये वानिकसिंह नीलामी घर द्वारा दिया गया प्रथम श्रेणी का अतिथि टोकन था। होश में आने के बाद उसे पता चला कि दूसरे पक्ष के पास उसे ढूंढने के लिए कुछ है। ऐसा हुआ कि इस बार सभी चीजों की दुनिया में प्रवेश करना निश्चित रूप से एक भयंकर लड़ाई होगी और हमें अच्छी तरह से तैयारी करने की आवश्यकता है। उन्होंने गंगू के अभ्यास में कोई बाधा नहीं डाली और सीधे वानिकसिंह नीलामी घर चले गए। जल्द ही वह वानिकसिंह नीलामी घर पहुंच गया। एल्डर लू पहले से ही बाहर इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने फैंग चेन को देखा तो उन्होंने सम्मानपूर्वक उसका घर में स्वागत किया। यह अभी भी सबसे ऊंचे स्तर का लिविंग रूम था। यान कियाओलिन ने एक सुनहरा चोंगसम पहना हुआ था, जिससे उसकी पतली सफेद टांगें दिख रही थी। वह अभी भी बहुत सुंदर और आकर्षक थी। फैंग चेन को आते देख वह मुस्कुराए और बोली, अतिथि फैंग, आप यहाँ हैं? कृपया बैठ जाए। फैंग चेन ने झुककर कहा, दुकानदार यान। फिर उसने पूछा, मुझे आश्चर्य है कि दुकानदार यान मुझसे क्या करवाना चाहता है। यान कियाओलिन मुस्कुराए और बोली, अतिथि फेग अभी भी हमेशा की तरह सीधे हैं। इस मामले में मैं सीधे मुद्दे पर आऊंगी। उसने ताली बजाई और दरवाजे के बाहर खड़ी 3 खूबसूरत नौकरानियां एक एक ट्रे लेकर चली गईं। ट्रे में ऐसी चीजें थीं जिन्हें सिर्फ बढ़िया कपड़े से ही ढका जा सकता था। यान कियाओलिन ने कहा, मुझे लगा कि इन दिनों ये चीज असाधारण है, इसलिए मैंने इसे वापस खरीद लिया। हमारे मूल्यांकनकर्ता ने भी इसे देखा है, लेकिन ये बताना मुश्किल है
इसलिए मैं केवल अतिथि फैंग से ही पूछ सकता हूँ। इतना कहकर उसने नौकरानी से कपड़ा उठाने को कहा। फैंग चेन ने देखा और पाया कि 3 चीजों में से 2 औषधीय सामग्रियां थीं और एक जादुई हथियार था। जादुई हथियार ढाल के आकार का था और यह बुरी आत्माओं से ढका हुआ था। फैंग चेन ऊपर से एक अजीब ऊर्जा भी महसूस कर सकता था। वह महसूस कर सकता था कि दुष्ट आत्माएं उसे घिनौनी मुस्कान के साथ घूर रही थीं, मानो वे उसे ढाल में खींचना चाहती हों। यान कियाओलिन को ये देखकर आश्चर्य नहीं हुआ कि फैंग चेन को ढाल में बहुत रुचि थी। उसने याद दिलाया, अतिथि फैंग, सावधान रहो, ये ढाल एक विकास जादुई हथियार है। विकास जादुई हथियार? फैंग चेन थोड़ा हैरान था। विकास जादुई हथियार अत्यंत दुर्लभ हैं। यह एक कल्टीवेटर की तरह लगातार अपने ग्रेड में सुधार कर सकता है। हर विकास जादू हथियार अमूल्य है। यान कियाओलिन ने सिर हिलाया, फिर कड़वी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन ये जादुई हथियार थोड़ा बुरा है। बुराई? हाँ, यह अपने मालिक को खा जाएगा।